तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्मार्ट डायरी में। तो आज अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ग्रेविटेशन का लेक्चर 2, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, फ्री फॉल और बाकी सारी न्यूमेरिकल को भी करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज आपका लेक्चर। ठीक है, तो मेरा नाम है देव सिंह और मैं आप सबको पढ़ाता हूँ साइंस। तो शुरू करते हैं आपका ग्रेविटेशन चैप्टर। तो आज क्या करने वाले हम, जो आपका लेक्चर 1 मैंने जहाँ पर छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नोट्स ले लेते हैं अपने और लिखते हैं कि क्या करवाना था। तो आपको करवाना है पहले कि इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी जो मैंने आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया था उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी या ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमने यूनिवर्सल लॉ आपका पढ़ा था, तो दो बॉडी के बीच में अलोंग दी लाइन लगता है और क्या क्या चीज़ें रहती हैं उसकी इक्वेशन भी निकाली थी। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो यूनिवर्सल लॉ था इसका इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, एक तरीके से एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन इसकी हमको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है, वो मैं आप सबको बता देता हूँ एक एक करके, एक एक पॉइंट में। तो सबसे पहली जो आपकी इसमें लिखी हुई है नोट्स में आपके, वो है फोर्स बाइंड अस टू द अर्थ। यानी जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है उससे हमें मालूम पड़ता है कि हम जो है अर्थ से जुड़े हुए हैं। फोर्स बाइंड्स अस टू द अर्थ, इसका मतलब क्या है, देखो तुम हो और अर्थ है, ये तुम्हें खींचती है, इसी की वजह से पता क्या है, तुम एक तरीके से इस धरती पर रह रहे हो। ठीक है, अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो ना करें तो इसका मतलब तो समझ ही लो कुछ नहीं होने वाला, फिर तो इंसान ही टिक नहीं पाएगा ज़मीन पर। ठीक है, तो ये हो गया सब फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट बोल रहा है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ टेक प्लेस। द मोशन ऑफ द मून, मोशन ऑफ द मून, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ टेक प्लेस। हाँ सही बात है, कोई भी दो चीज़ें होती हैं घूमती है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगता है। और मैंने आपको बताया भी था कि जब वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण आपका मून क्या करता है, वेलोसिटी में घूमता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अर्थ से कोलैप्स नहीं करता। उसमें एक चीज़ आपका पॉइंट रह गया था, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे कोई ज़्यादा ऐसी खास जानने की जरूरत भी नहीं है, पेपर में मुश्किल ही पूछा जाता है। एक फोर्स होता है जब आपका मून रोटेट कर रहा है और एक सेंटर पॉइंट है और बाहर एक कोई ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाऊं तो ये हो गया मून, ये हुई अर्थ, तो इन दोनों के बीच में एक लाइन के अलोंग फोर्स लगता है। तो जब भी आप कोई भी बॉडी होती है, जैसे मैंने एक धागे में कुछ बांधा और उसको यूं घुमा रहा हूँ, तो जो अंदर की साइड फोर्स लगता है ना आपका, अंदर की साइड अलोंग दी सेंटर, तो उसको पता मैं करता हूँ FC कहता हूँ। इसको FC का मतलब क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये। अगर आपसे कोई कॉलेज स्कूल में आपके पेपर में आ जाए, वैसे आता नहीं है, मुश्किल ही आएगा, मेरी गारंटी है। अगर आता है तो कुछ नहीं है, लिख देना, when we take two object and uniform circular motion is taking place, then the force along the center of the object, या फिर force along the main direction या the center of the object is known as the centripetal force। बस इतने में आपकी डेफिनेशन खत्म हो जाएगी, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इतना कुछ लिखने की इसमें ज़रूरत है नहीं, और अगर होगी भी तो मैं आपको लिखवा दूँ क्या, बताओ। चलो लिख देता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ, मैं लिख दूँ क्या, हाँ क्यों टेंशन लेनी, एक बार लिख ही देते हैं। चलो तो यहाँ पर अलग से एक्स्ट्रा लिख देना, एक्स्ट्रा करके, एक्स्ट्रा मार्क करके। क्या लिख रहा हूँ मैं, द फोर्स डेट कॉज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड कीप्स the body moving along
ए सर्कुलर पाथ is acting toward center which is called centripetal force। कुछ नहीं है, सेंट्रीपिटल ऐसा फोर्स है जब आपकी एक्सेलरेशन होता है या फिर आपका सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, उसमें अगर मेरा जो सेंटर में मानूँ सर्कुलर एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन का, तो उसमें जो सेंटर होता है उसके अलॉन्ग जो फोर्स लगता है उसी को क्या कहता हूँ मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहता हूँ। ठीक है, तो लिख लो इसे, आप लिख लो, लिख लिया होगा आशा करता हूँ। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके थर्ड और फोर्थ पॉइंट पर। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, ये बोल रहा है मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन टेक प्लेस। सही बात है, आपके सोलर सिस्टम में आपने देखा होगा सारे जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। क्यों बताओ, क्यों लगाते हैं? वही सेम वाली बात है, मून की जो बात मैंने आपको बताई थी वही हमारी किसके फॉलो होती है, सन के ऊपर फॉलो होती है। जैसे अर्थ के लिए एक तरीके से कहूँ, अर्थ के लिए मून चक्कर लगाता है, ऐसी सन के अलॉन्ग हम लगाते हैं। सन का आपको मास पता है कितना होता है? बहुत ज़्यादा हाई मास होता है और बहुत ज़्यादा बड़ी रेडियस होती है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या आ रहा है हमारा? फोर्थ पॉइंट हो रहा है टाइड्स आर ड्यू टू मून एंड सन। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, टाइड्स आर ड्यू टू मून एंड सन। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये, तूने खुद देखा होगा, कभी नाम सुना है क्या हाई टाइड लो टाइड? क्यों होता है? टाइड्स होती क्या है पहले ये बताओ। टाइड्स होती हैं आपकी जो लहरें उठती है ना समुद्र में, उनको मैं कह देता हूँ टाइड्स कह देता हूँ। टाइड्स होती क्यों है? टाइड्स होती इसलिए है कि जैसे ये अर्थ है, इसके ऊपर सन होता है, सन क्या करता है, इसको एक तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है। तो पानी क्या होता है, पानी मेरा ऊपर उठने को भागता है। जैसे मेरी पानी की लहर है, मारकर समझ लो, ये पानी की लहर है आराम आराम से। अब क्या करता है, सन इसे बोलता है ऊपर आ, ये ऊपर की तरफ भागने लगती है, पर नहीं अर्थ बोलती नहीं नीचे आ। तो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ये हो गई आपकी लहर। तो आपकी जो टाइड्स होती हैं किसकी वजह से होती है? मून और सन की वजह से। सन की भैया मून की वजह से कैसे होती है? मून की वजह से ऐसे होती है, देख मून भी फोर्स लगाता है, मून भी बोलता है ऊपर नहीं, अर्थ नीचे नीचे नीचे। तो ऐसी आपकी टाइड्स फॉर्म होती हैं, या फिर उनका इन्फ्लुएंशियल रोल होता है मून और सन का। ठीक है, तो आपका यह पॉइंट यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। अब आपका मेन टॉपिक आ रहा है आज का, जो आपको पढ़ाने वाला था मैं, वो है फ्री फॉल। फ्री फॉल। अब देखो, जैसा नाम है वैसा ही काम होगा। ठीक है, बाकी लेक्चरों की तरह भी जैसा काम वैसा नाम। फ्री फॉल यानी एक तरीके से बोल रहा है, फॉल, फॉल मतलब क्या होता है? गिरना, और फ्री मतलब तुम आज़ाद, फ्री, मुफ्त। एक तरीके से मैं कहूँ, अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे होते हो, आपका पीरियड खत्म हो जाता है, तो क्या बोलते हैं आपसे? फ्री। आप क्या हो गए? फ्री। अब आप कहीं भी घूम सकते हो, आराम से घूम सकते हो। तो इसमें पता है फ्री किसके लिए बोलता हूं मैं? फ्री में बोलता हूं फ्री फ्रॉम ऑल अदर फोर्सेस। अब वो कौन कौन से फोर्सेस हैं जिनसे अलग होता है वो भी बताऊंगा। और फॉल यानी गिरना। अब ये किसकी तरफ गिर रहा है? गिरना मतलब है टूवर्ड्स, किसकी तरफ? टूवर्ड्स अर्थ। अच्छा, तो यानी भैया कोई ऑब्जेक्ट है वो गिर रहा है, अर्थ की तरफ गिर रहा है, और उस पे वो कुछ या कहूं मेजॉरिटी ऑफ दी फोर्सेस से क्या है?
फ्री है, अलग है, तो उस पर क्या लग रही है, एक तरीके से एक फोर्स लगता है। मैं आपको बता देता हूँ, जो फोर्स होता है वो आपका क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है। बस ग्रेविटी का जब फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे मान लो कोई मेरा ऑब्जेक्ट है ऊपर, जैसे मैंने बॉल फेंकी और ये रही अर्थ, मैं जैसी बॉल ऊपर फेंकता हूँ तो क्या होता है, जब ग्रेविटी इसे नीचे खींचे और इस पर कोई भी फोर्स क्या हो, प्रेजेंट ना हो ग्रेविटी के अलावा, तो उसे मैं क्या कहूँगा, फ्री फॉल। उसे मैं क्या कहूँगा, उस प्रोसेस को क्या कहूँगा मैं, फ्री फॉल। यानी अगर ये आपका मार्कर था और ये नीचे गिरा, देखा, पकड़ लिया मैंने, नीचे गिरा, जैसे ये है और जैसे नीचे गिरा, क्या हो रहा है, इसमें फ्री फॉल हो रहा है। क्यों, ग्रेविटी क्या कर रही है, इसे नीचे खींच रही है और इस पर क्या लग रहा है, एक तरीके से बस ग्रेविटी का ही फोर्स लग रहा है। बस इतनी सी बात होती है। अब बहुत से बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ग्रेविटी और फ्री फॉल में क्या, ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है और फ्री फॉल में क्या अंतर होता है। ग्रेविटेशन जो तेरा फोर्स होता है वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है। अब वो दो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, सन अर्थ, सन मून, कुछ भी, ठीक है, पर्सन टू पर्सन भी होता है, ठीक है। पर मैं वही अगर फ्री फॉल की बात करूं तो फ्री फॉल का सिंपल मीनिंग ये है, इसमें जो फोर्स होगा वो क्या होगी, ग्रेविटी होगी, और इसमें जिसकी तरफ गिरेगा ऑब्जेक्ट या फिर जो चीज इसे अट्रैक्ट करेगी वो क्या होगी, अर्थ। यानी उसमें अगर मेरा ऑब्जेक्ट कोई भी दो ऑब्जेक्ट थे ए और बी, जो मुझे मालूम नहीं थे, उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था, उसको मैं ग्रेविटेशन कह देता था। पर वहीं अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया, बी मेरा अर्थ हो गया और ए इसके ऊपर गिर रहा है, ए ऑब्जेक्ट, और सिर्फ उसमें एक ही फोर्स लग रहा है, ओनली वन फोर्स, तो उसमें क्या कहूँगा, उसमें कहूँगा फ्री फॉल। और वो फोर्स कौन सा होता है, आपका ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ और उसको आप समझ लेना। तो ये तो हो गई समझने वाली बात। अब डेफिनेशन लिखो। क्यों भैया डेफिनेशन क्यों लिखवा, भाई डेफिनेशन नहीं लिखेगा, पेपर में क्या लिख के आएगा, हैं खाली लिख के आएगा, क्या छोड़ के आएगा खाली, तो लिख देते हैं। When objects fall towards the earth under the gravity force alone, ग्रेविटी का जो फोर्स है अलोन, सिर्फ उसमें, then the object is said to be in free fall। फ्री फॉल का आपका जीता जाता एग्जाम्पल्स होता है, जो आपकी सैटेलाइट या मैं कहूँ एक तरीके से शटल्स भेजी जाती हैं स्पेसशिप नासा द्वारा, उनको क्या किया जाता है, ऊपर से स्पेस में छोड़ दिया। अब उनका काम क्या है, नीचे आना, उन पर क्या लगता है, एक तरीके से फ्री फॉल लगता है। या फिर अगर ऊपर से आपने देखा होगा कि प्लेन चल रहा है, प्लेन में से कई ऐसे स्कूबा ड्राइवर, पता नहीं क्या कहते हैं उन्हें, वो याद नहीं, नाम तो याद नहीं आ रहा है, पर वो प्लेन में जाते हैं फिर ऊपर से छलांग मारते हैं, तो उन पे जो भी लोग ऊपर से नीचे प्लेन से कूदते हैं तो उन पर पता है कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटी का फोर्स लगता है। और उस प्रोसेस को मैं क्या कह देता हूँ, फ्री फॉल। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, टूवर्ड्स द अर्थ है, अंडर द ग्रेविटी। बस इतनी सी बात है, सिंपल है, कोई ज़्यादा ऐसी हार्ड बात नहीं है, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। तो देखो फ्री फॉल है और फोर्स आ गया, तो फोर्स आ गया तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया तो यानी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई तो यानी डायरेक्शन आ गई। तो पहले डायरेक्शन और वेलोसिटी की बात करते हैं। तो इसमें क्या लिख रहा है, नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी मोशन जो होता है आपका उसमें कोई डायरेक्शन का चेंज नहीं होता है, ठीक है। नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन बट चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ, किसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, आपके वेलोसिटी में चेंज होता है। अच्छा, तो बात पता चल गई कि डायरेक्शन तो मेरी वही रहती है, चेंज नहीं होती, पर मेरी जो वैल्यू होती है वेलोसिटी की वो चेंज होती है।
तो इसका मतलब ये हो गया, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बताओ वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो मेरा एक्सेलरेशन पे भी कोई ना कोई फ़र्क पड़ रहा होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन पर फ़र्क पड़ रहा होगा। यानी एक तरीके से क्या होगा, एक्सेलरेशन मेरा प्रेजेंट होगा। तो अगर मेरा एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, अगर मेरी मैग्नीट्यूड में क्या है, चेंज इन मैग्नीट्यूड है, तो क्या होगा, मेरी एक एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको मैं क्या अभी कुछ नहीं बोलता हूँ, बस एक्सेलरेशन बोल देता हूँ, ठीक है। तो एक एक्सेलरेशन होगा। अब उस एक्सेलरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसके बारे में अब जान लेते हैं कि क्या बोल रहा है, वो एक्सेलरेशन क्या होता है। लिख लिया ना भाई, हैं, लिख लिया कि नहीं बताओ, अच्छे से लिख लिया है, लिख लिया होगा, चलो ठीक है, मिटा देता हूँ, हैं, मिटा दूँ ना, 1 2 3 शू। टॉपिक भी मिट गया, ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिलना चाहिए। आजकल होता है ना कि थोड़ा बहुत लोग होते हैं ना कि ब्रो आई नीड सम स्पेस ब्रो भाई, स्पेस में फेंक दो ना, हैं, स्पेस में फेंक दो, फालतू बात है, स्पेस ये बोलते भाई दूर हो जा ऐसे बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। तो अब क्या बात कर रहे हैं, उस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो मैं उस एक्सेलरेशन को क्या बोलता हूँ, मैं एक्सेलरेशन जो था मैंने अभी आपको बताया था, उसको मैं क्या बोलता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ग्रेविटी द्वारा। तो इसमें मैं इसको सिंपली नाम दे देता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसका मतलब होता है। और इसको मैं डिनोट किससे करता हूँ, डिनोट ये होता है आपका किससे, स्मॉल जी से, स्मॉल जी, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो कैलकुलेट करने के लिए पहले डेरिवेशन करनी पड़ेगी। डेरिवेशन करते हैं पहले, क्या होता है डेरिवेशन में, तो सिंपल सा मेरा एक एक्सपेरिमेंट था। हमने क्या करते हैं, हम पहले एक बॉल को उछालते हैं, बॉल ऊपर गई, ठीक है, और अब क्या होता है, एक इस पे ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, समझो, मैंने जब ऊपर बॉल फेंकी तो बॉल ऊपर की साइड जा रही है, यानी ऊपर की साइड फोर्स लग रहा है, ठीक है। और नीचे क्या होता है, नीचे क्या हो रहा है, नीचे खेल हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, खेल हो रहा है। इसमें क्या होता है, फोर्स लगा रही होती है कौन, अर्थ लगा रही होती है नीचे की साइड, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं कि मेरा F बाय ग्रेविटी होता है, वो क्या होता है बताओ। अभी आप खड़े हो तो नीचे की साइड जब आपको कोई भी चीज खींचती है तो आप उस पर क्या फोर्स लगाते हो, क्या लगाते हो बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन, बहुत सही। तो मैं उसे क्या बोल दूंगा, F1 को मैं बोल दूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसमें जो मेरा एक्सेलरेशन था वो क्या था, G, तो हो गया mg, ठीक है। अब वही जो ऑब्जेक्ट था और अर्थ के बीच में भी एक फोर्स होगा, उसको क्या बोलता हूं मैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग वो फोर्स है। तो उस फोर्स को मैं क्या कह दूंगा, F2, जिसकी वैल्यू क्या होगी, Gm, कैपिटल M यानी मास का, अर्थ का मास, और स्मॉल m यानी बॉल का मास, और डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, d² से, यानी अर्थ और बॉल के बीच की डिस्टेंस। अब देखो उस पॉइंट पे क्या होगा, अर्थ भी नीचे फोर्स लगा रही है, ऊपर भी भागने की कोशिश कर रहा है, यानी एक तरीके से आपकी बॉल एक, आपने देखा होगा बीच में रेस्ट रेट पे आ जाती है। तो अगर उसको अकॉर्डिंग में लूं तो क्या होता है, mg आपका इसके बराबर आ जाता है Gm/m/d², ठीक है। m से क्या करता हूँ, m काट देता हूँ और यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी मेरी Gm/d²। अब क्या होता है, अभी तो आपने बॉल फेंकी थी, अब बॉल को ले रहे थे, पर वहीं अगर मैं किसी भारी ऑब्जेक्ट या बड़े ऑब्जेक्ट को ले लेता हूं, इफ टेक हैवी ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट नियर टू किसके, अर्थ के, तो ये जो आपका d होता है ये किससे रिप्लेस हो जाता है आपका r से, r यानी रेडियस ऑफ अर्थ। तो
अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो क्या होगा ये बताओ। यहाँ से यहाँ चल देते हैं। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो जी की वैल्यू आपको पता ही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, सॉरी हाँ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। एम हो गया आपका क्या, मास ऑफ अर्थ, बहुत बढ़िया। और आर क्या हो गया आपका, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यानी अगर मैं जी निकालूं आपकी जी की वैल्यू तो क्या आ जाएगी आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आती है आपकी स्मॉल जी की वैल्यू, ठीक है, समझ गए। तो मैंने F1 और F2 को इक्वल क्यों किया, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल लिया कि फोर्स क्या लग रहा है, अर्थ फोर्स लगा रही है नीचे की साइड और उस पर ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है, जो क्या कर दे रहा है एक टाइम पर इक्वल हो जाते हैं। इक्वल हो जाते हैं तो उन दोनों को मैंने क्या किया, इक्वेट कर दिया और मैंने वहीं से क्या हुआ, एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल दी। बस इतनी सी बात यहाँ पर मेरे को आपको बतानी थी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेते हैं और आगे और थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। लिख लिया होगा आप सबने, आशा करता हूँ, ठीक है। मोटिवेशन भाई, मोटिवेशन है जो इसमें, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, लिख लिया होगा, ठीक है। चलो आगे चलता हूँ। देखो भाई कभी भी ना निराश मत होगा। आज सोच रहे हो कि यार आज इतने ही क्वेश्चन हुए, आज इतना ही पढ़ा मैं, आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज कुछ हो गई लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, निराश मत हो। क्योंकि देखो बुरे वक्त की एक ही खास बात होती है। क्यों, क्या होती है बताओ बताओ बताओ। बुरे वक्त की एक ही खास बात होती है कि वो क्या है, वक्त है। और वक्त हमेशा क्या होता है, बीत जाता है। तो आज अगर बुरा वक्त है ना तो कभी अच्छा वक्त भी आएगा, ठीक है। तो उसे लेके मत बैठो कि भाई बुरा वक्त चल रहा है। कोशिश करो, फाइट मारने की कोशिश होनी चाहिए अपने अंदर, फाइट मारने का जज्बा होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो जाए, बाकी लोगों की चॉइस अलग होगी, आप क्या हो, आप सबसे अलग हो। हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। जो जिसका जैसा जज्बा होता है ना वही उसको डिफाइन करता है आगे चल के। अगर आप अभी निराश हो जाओगे कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बहुत टेंशन है, फलाना ढिमकाना, सब भाड़ में जान दो, ठीक है। फोकस करो, फोकस करो एक काम पर यानी सिंगली काम करो। अच्छे से पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ो, कुछ और काम करे तो उसमें पूरा दिमाग लगाओ, ना आधा उधर ना आधा उधर, पूरा फुल फोकस से, ठीक है। तो अब क्या बात कर रहे हैं, आपकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी पे बात कर रहे हैं। अब देखो आपकी बुक में एक लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है कि जो आपकी अर्थ होती है ना ये परफेक्ट स्फीयर नहीं होती, परफेक्ट स्फीयर। अब देखो, अब मेरे को मालूम है कि नहीं कि आपको स्फीयर के बारे में मालूम है कि नहीं, बताओ, मालूम तो होगा, चलो नहीं है तो भी बता देता हूँ। स्फीयर कुछ नहीं है आपका। अगर मैं इस सर्कल को 3D कर देता हूँ एक तरीके से, यूं, जैसे आपकी वो आती है, रुक जाओ आपको दिखाना पड़ेगा। देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, बताओ, ये स्फीयर है, ऐसा है गोल, ठीक है। ऐसे गोल जो होता है ना इसको क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं, 3D होता है, ठीक है। और इसकी क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आर, सेंटर से। अब देखो आपके बुक में क्या दे रखा है, या फिर जनरली साइंटिस्टों ने क्या बोला है, वही तो बुक में लिखा जाता है। उन्होंने ये बोला है कि जो आपका अर्थ होती है ना वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होती है। यानी रेडियस मेरी क्या होती है, डिफाइंड नहीं होती है भैया, क्या बात कर रहे हो। इसका मतलब जो मेरी ये वैल्यू आई थी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये 9.8 के बराबर नहीं है। देख भाई ये 9.8 के बराबर होती है, ये कांस्टेंट है, जनरली हम लेते हैं, और ये 9.8 के बराबर होती है। पर क्या होता है, जो तेरे पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हमारी अर्थ क्या होती है, परफेक्टली स्फीयर नहीं है। तो आर की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। जिससे क्या होता है, अगर आपका आर बढ़ेगा जी घटेगा, और अगर आपका आर घटेगा तो जी बढ़ेगा। क्यों,
देखो ऐसा क्यों होता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर देखो जैसे मेरे पास आर है, अब देखो ये तो थी जी, अब मैं लेता हूँ जी डैश। अब यूँ मानो कि मेरी यहाँ से यहाँ तक थी रेडियस आर, और वही क्या हो जाती है मेरी यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो इसकी क्या हो जाती है, एक तरीके से आधी हो जाती है, r/2 हो जाती है। अब देखो क्या होता है, मैं ले लेता हूँ नई ग्रेविटी जी डैश, जी एम, और यहाँ मेरी रेडियस क्या हो गई है r/2। अब देखो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे ना, पता है क्या आएगा, ये आएगा 4gm/r²। इसका मतलब ये हो गया जो आपकी नई ग्रेविटी होगी ना वो क्या होगी, 4 टाइम्स होगी किसके, पुरानी वाली ग्रेविटी के। और ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है आपका एक तरीके से। आपकी यहाँ जो ग्रेविटी होती है वो थोड़ी सी, मैं बताऊँ, माइन्यूट सी क्या होती है, कम होती है पोल्स पर। उससे क्या होता है, मेरी जी की वैल्यू जो होती है, जी की वैल्यू वो थोड़ी सी अप कर जाती है। एक बार क्या हुआ था, हम जब क्लास में थे वहीं 9th में, उसकी आपको कहानी बताता हूँ। तो ऐसे बुक में भी दे रखा था क्वेश्चन या फिर किसी बच्चे ने ऐसी बात कही थी कि यार हम क्या करते हैं, जी की वैल्यू वहाँ ज़्यादा होती है और यहाँ क्या होती है, कम होती है। तो एक काम करें क्या, अगर मैं mg निकालूं और अगर मैं 10 ग्राम सोना ले रहा हूँ और वहाँ क्या ग्रेविटी ज़्यादा है, तो मेरी वेट, अगर एक तरीके से मैं वेट को नापूं, अभी मैंने वेट आपको पढ़ाया नहीं है पर मैं बता देता हूँ सिंपली, आपका वेट कुछ नहीं होता, जो आपका मास होता है उसको मैं जी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो वेट होगा वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी अगर मेरा यहाँ 10 ग्राम, मेरे पास थोड़ा सा सोना है 10 ग्राम और वहाँ का ग्रेविटी भी ज़्यादा है, तो उसका वेट क्या बढ़ गया। और वही मैंने अगर इक्वेटर के पास आता हूँ तो वो क्या होती है, जी घट जाती है, यानी वेट क्या होता है, एक तरीके से घट जाता है। तो उन्होंने ये बोला अगर जहाँ वेट कम है तो यानी उधर पैसा भी कम लगेगा सोने के हिसाब से, तो यहाँ से खरीदो और यहाँ पर बेचो। बताओ बड़े दिमाग लगाया कि नहीं भाई लड़के ने, कि यहाँ से खरीदो, क्या होगा, यहाँ वेट कम है, पर केजी या पर ग्राम के हिसाब से कम पैसा देना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो, ऊपर नॉर्थ पोल पे जाके या साउथ पोल पे जाके महंगा बेच दो। पर मैंने उससे एक चीज़ कही, भाई नॉर्थ पोल पे तेरे इंतजार में बैठे हैं लोग और साउथ पोल में तेरे इंतजार में बैठे हैं लोग कि भाई वो कब सोना लाएगा और कम उससे खरीदेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ साउथ पोल में अंटार्कटिका है और नॉर्थ पोल में आपका ऊपर सर्बिया और ऐसी चीज़ें। बताओ जहाँ पर बिल्कुल माइन्यूट पॉपुलेशन रहती है, उनको सोने से क्या मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दिमाग तो बहुत लगाया लड़के ने पर काम नहीं आया, तो छोड़ो। तो लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लो या फिर कहीं भी लिख लो कि जी जो होता है आपकी, स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, पर रेडियस के चेंज की वजह से वो पोल्स पे आपकी जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं आपकी, अब आपका बात कर रहे हैं हम कि आपकी जो जी होती है, जी उसको मैं क्या लेता हूँ 9.8, अच्छा 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब कोई था, उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या बोला, मैं एक बॉल लेता हूँ और मैं एक पेज लेता हूँ और मैं दोनों को अपनी इमारत के तीसरे मंजिल से या फिर 3rd फ्लोर ऑफ माई बिल्डिंग से क्या करता हूँ, फेंक देता हूँ 3rd फ्लोर से। तो अगर आप बोलते हो कि ये कांस्टेंट है, तो यानी एक तरीके से क्या होगा, F = m अगर मैं लगाऊं हैं, mg लगाऊं, तो यानी और दोनों का क्या करूं मैं एक तरीके से, या फिर छोड़ो mg कुछ मत लगाओ। अगर मैं a को देखूं, दोनों पर कांस्टेंट लग रहा है, यानी अगर मेरे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ये मेरे पास हीरा और ये मेरा हीरा, अब मैं दोनों को क्या करता हूँ, एक तरीके से सेम मान लेता हूँ कि इनका मास ज़्यादा अलग नहीं है, नियरली सेम है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को गिराऊंगा तो क्या होना चाहिए, इस पे भी उतना ही फोर्स लगेगा नीचे की साइड, और इस पे भी क्या लगेगा, उतना ही फोर्स लगेगा, यानी दोनों क्या होंगे, फ्री फॉल में होंगे। तो दोनों का क्या होना चाहिए, जब दोनों नीचे गिरें तो दोनों सेम टाइम पे गिरने चाहिए, या फिर दोनों जब नीचे गिरें
तो ऐसा ना हो कि एक पहले एक बाद में, या फिर दूसरा पहले वो बाद में, यानी दोनों क्या होने चाहिए, सेम टाइम पे गिरने चाहिए। यानी एक तरीके से वो जो आपका इंसान था जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया था उसने बोला था कि इफेक्ट जो है मेरा जी का, ये दोनों पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो आप इसे कांस्टेंट बोलोगे। पर जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक चीज़ क्या निकली, अगर मैं इसका A और B दोनों का मास चलो नियरली सेम भी कर देता हूँ, मास का भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। थोड़ा डीप में नॉलेज लो ना, क्या छोटे मोटे फालतू फालतू लेक्चर देखते हो यूट्यूब पर, थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए। A और B दोनों को मास मैंने सेम लिया, तो दोनों पे क्या होना चाहिए, सेम इफेक्ट लगना चाहिए। पर क्या होता है, बॉल पहले गिर जाती है और पेपर बाद में पहुंचता है, इसका मतलब फेल हो गया? नहीं भाई, फेल नहीं हुआ है। हमारे नेचर में क्या होता है, एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको मैं क्या कहता हूं, एयर रेजिस्टेंस। अगर मैं आपको बताऊं, आपने फ्रिक्शन पढ़ा था, फ्रिक्शन को मैं क्या कहता था, जब भी आप मूव कर रहे हो, जो चीज आपको एक तरीके से मूव होने में पीछे ढकेलती थी या फिर रोकती थी, उसको मैं फ्रिक्शन कहता था। अपोज करती थी आपके मोशन को, सॉरी आपके मोशन को नहीं, या फिर एक तरीके से मैं कहूँ किसी भी चेंज को अपोज करती थी, वो फ्रिक्शन हो जाती थी आपकी, फ्रिक्शन फोर्स। ऐसे क्या होता है, जब आपकी कोई चीज़ नीचे गिर रही होती है तो एक एयर रेजिस्टेंस होता है या फिर एयर फ्रिक्शन होता है, जो से क्या करता है, ऊपर की साइड ढकेलता है। अच्छा, तो क्या होता है, बॉल जो होती है आपकी, अब देखो इसका सरफेस ऐसा है, तो एयर रेजिस्टेंस यहाँ से यूं निकल गई आराम से। पर वहीं आपका जो पेपर होता है ना, अब देखो आपका पेपर है ऐसा बिल्कुल चपटा, तो इस पर क्या करती है, बहुत ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लग जाती है। इसका क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या होता है, इसके एक तरीके से मैं कहूँ, इसकी थोड़ी सी इम्पैक्ट जो होता है, इफेक्ट जो होता है गिरने का, या फिर स्पीड जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो जो आपके पैराशूट होते हैं, आपको मालूम है वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, तरीके से मैं बताऊं, वो आपके एयर रेजिस्टेंस के ऊपर ही काम करते हैं। जब कोई ऊपर से गिरता है तो एकदम से आपका पैराशूट खुल जाता है, और आपका पैराशूट जब खुलता है ना, बड़ा सा, ये मानो जैसे पैराशूट है, ठीक है, ये इंसान है, तो पैराशूट में पता है क्या होता है, पैराशूट बहुत बड़ा होता है, तो उसमें जो हवा होती है ना, ये इसको क्या करती है, ऊपर की साइड ढकेलती है, जिससे क्या होता है, आप अगर ऊपर ऊंचाई से गिरे भी तो आपको क्या होगा, पैराशूट संभाल लेता है। ठीक है, कैसा लगा बताओ भाई, डीप नॉलेज दी, थोड़ी अच्छी लगी होगी है, बस इतनी सी बात होती है। अगर मैं एयर को गायब कर दूं ना, या फिर वैक्यूम बना दूं, वैक्यूम आप सबको मालूम होगा, जब मैं सारी एयर को खींच लेता हूं, जैसे कोई भी मेरे पास बॉक्स है, उसमें से मैं क्या करता हूँ, हवा निकाल लेता हूँ, सक कर लेता हूँ, वो क्या बन जाता है, एक तरीके से वैक्यूम बन जाता है। अब मैं दोनों को गिराऊंगा ना, पेपर और बॉल को, तो पता क्या होता है, दोनों सेम टाइम पर हिट करेंगे। ठीक है, ये होती है फिजिक्स की एक तरीके से बहुत बड़ी चीज़ है ये। ठीक है, तो देखो, तो अगर हम जनरली देखें नेचर में हम देखें तो आपका जी क्या है, कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ली थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है आपकी, बताओ। अब भाई टाइम आ गया है, अब बतानी पड़ेंगी, कमेंट में जल्दी बताओ, है लिख दो भाई जल्दी कमेंट में, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, क्या थी आपकी, u इजकल टू वी प्लस ए टी, अरे यार थोड़ी गलती होगी, सॉरी, v इजकल टू यू प्लस ए टी, और s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और क्या थी, 2as इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब तुमको बताऊं, इसमें एक चीज कॉमन थी, इसमें जो मेरा एक्सेलरेशन था वो क्या था, एक्सेलरेशन जो था मेरा क्या था, वो कांस्टेंट था। वाह 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 वाह, तो यहाँ क्या था, एक तरीके से एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई मेरा जी भी कांस्टेंट है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो मेरा इसमें ए था वो भी क्या था, कांस्टेंट था। तो मैं ए को क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ जी से, कर सकता हूँ। बस यहीं से क्या हुआ, आपकी वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर में आ जाती हैं, और आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते हैं एक एक करके सारे।
तो आपने क्या कर लिए, इंक फिलअप कर लिए और जल्दी से आपके दो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 10.2 और 10.3 दोनों को करते हैं। आराम से करेंगे, इतनी भी कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस ये समझ में आना चाहिए। तो देखो क्या बोल रहा है, अ कार फॉल्स ऑफ ए लेड्ज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। यानी कोई मेरी एक तरीके से हाइट है, उससे क्या हो रही है आपकी, एक कार क्या है फॉल हो रही है, ठीक है। टाइम उसने कितना दे रखा है, 0.5 सेकेंड, इतने टाइम में फॉल हो रही है। अब इसमें क्या दे रखा है, आपकी जी की वैल्यू का क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। अब पता है 10 क्यों कर देते हैं इसे, 10 इसलिए करते हैं ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो, ईजी हो जाए, ठीक है। वॉट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अच्छा, यानी ये पूछ रहा है अगर मेरी कोई कार थी, इसके ऊपर बहुत गंदी ड्राइंग, अगर मेरी कोई कार थी और वो गिरती है ऊपर से, फॉल कर जाती है, जब वो नीचे गिर रही है और उसको टाइम लग रहा है, तो जब वो जस्ट सरफेस को क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बहुत आसान है, आपकी क्या करते हैं, इसमें हम टाइम दे ही रखा है और v = u+80 लगा देते हैं। v हो गई आपकी फाइनल, u हो गई इनिशियल और प्लस आ गया a की जगह gt। तो u हमें मालूम है क्या, u हमें मालूम है कैसे, जब गाड़ी जस्ट चली होगी तो वहाँ क्या होगा, 0 ही तो होगा भाई, ठीक है, gt। और v क्या होगा आपका, v = g यानी 10 और टाइम क्या होगा 0.5, यानी आपकी वेलोसिटी जस्ट जब आपकी कार उस जगह को टकराएगी वो क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, इधर ही कर देता हूँ, बहुत आसान है। व्हाट इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 0.5 सेकेंड। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होती है मेरी, एवरेज स्पीड जो थी मेरी, एवरेज स्पीड वो थी मेरी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो उसने टोटल टाइम तो दे रखा है 0.5, हमको क्या करना है, बस डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस यानी एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्योंकि हम मेरी क्या है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। अब देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो क्या हो गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक तरीके से बराबर हो गया। तो s निकाल लेता हूँ, s क्या हो गया आपका 2gs v² - u², ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं s निकालूँ तो ये आ गया आपका 25 - 0 डिवाइड बाई 2 × 10 25/20 बस, यानी 5/4। और मैं इसको पुट कर देता हूँ इसमें, तो आपकी v avg आ जाएगी, v एवरेज स्पीड एवरेज 5/4 अपॉन 0.5 को अगर मैं खोलूँ तो क्या होता है, वो 5/10 हो जाएगा। 5 से 5 कट, इससे 5 से 4 मल्टीप्लाई और 10 से 5 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 10/4। अगर इसमें इसको लिखूँ तो ये होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। अब क्या बात कर रहे हैं, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी जो मेरी हाइट थी ये कितने ऊपर थी, एक तरीके से जहाँ से ये गाड़ी गिरी है, तो उसको निकाल लेते हैं। या फिर निकाल लिया है, निकाल लिया है? नहीं, ये तो गाड़ी ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो है, सॉरी, ठीक है। इसको भी निकाल लेते हैं, वो क्या सही है शायद, हाँ यही है। अरे भाई यही है भाई, यही है आंसर इसका। इसको मैं करूँगा 1 2 हाँ यही है। यानी एक तरीके से मेरे क्या हो गया, जो मेरी जस्ट गाड़ी गिरी थी तब इसकी हाइट कितनी थी, 5/4 मीटर। यानी अगर मैं इसको करूं तो आपकी डिस्टेंस क्या आ गई, 1.25 मीटर, ठीक है। ठीक है, वो कैलकुलेशन करी थी थोड़ा दिमाग में, इसलिए थोड़ा सा टाइम हो गया। तो बस कुछ नहीं है, सिंपल सा यही है आंसर, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपको पता है सब दिया होगा क्वेश्चन में, आपको एक चीज़ ऐसी नहीं दी होगी जो आपको निकालनी है, बस आपको बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। बहुत आसान है भाई, 9th में न्यूमेरिकल तो भाई मैं तुम्हें बताऊं प्रसाद है भाई, हलवा है, बिल्कुल हलवा। पर भैया उसको देखी जाए कि तुम कितना पढ़ रहे हो, कितने, उसके हिसाब से तुम्हारे लिए हलवा है ना। अगर जो बच्चा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा उसके लिए हलवा है, और जो बिल्कुल ही आज पहली बार भाई बुक किताब का पहली बार देख रहा है उसके लिए तो क्या ही है फिर, बताओ, उसके लिए तो सब चीज़ हार्ड है फिर।
अब बात कर रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट है, मैं उसको ऊपर उछालता हूँ, ठीक है, राइज टू ए हाइट, जो उसने हाइट अटेन की थी, जहाँ तक वो पहुँचा वो कितनी है, 10 मीटर। अच्छा, द वेलोसिटी विद ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड, द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट। अच्छा, तो मेरे को इसकी वेलोसिटी निकालनी है जिस पॉइंट पर ये फेंका गया था, जिस स्पीड से फेंका गया था, और क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी अगर उसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा ऊपर हाइट 10 मीटर तक। तो पहले क्या करते हैं, हाइट वाला निकाल लेते हैं। हाइट वाला निकालने क्या, उसके लिए हाँ चलो निकाल लेते हैं। वो क्या होगा आपका, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम आपको दे रखा है क्या, अरे टाइम तो हाँ टाइम तो निकालना ही है। हाँ, यू 0 जिस टाइम पे छोड़ा होगा, टी प्लस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई मार देता हूँ, 20/10, ऐसे टाइम कट गया, ये भी बेकार है, टी स्क्वायर, टाइम आ गया आपका √2 यानी 1.41। अच्छा, ये आ गया। और वहीं मैं अगर v की बात करूँ तो v हो गया आपका v इक्वल टू यू प्लस जी टी, u हो गया आपका 0, g हो गया 10 और ये हो गया 1.41 और v हो गया आपका 14.1 समथिंग मीटर पर सेकेंड। देख लेते हैं आंसर। टाइम आपका सही आया है। और क्या पूछा था, जस्ट जिस स्पीड पे क्या हो, वेलोसिटी विद ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, यानी ऊपर फेंकते वक्त उसकी स्पीड कितनी होगी वो पूछा था। तो इसमें 196 लिख रहा है भाई, कुछ गलती हुई है क्या? सही है यार सही है भाई, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्या होता है, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। लंबी होगी वो भी वीडियो है, तो वही है 14.1 14 सेम बात है, ठीक है। चाहे तो आप क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन में एक और चीज़ कर सकते थे, अगर टाइम पहले नहीं निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो टाइम की कोई जरूरत नहीं है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, ठीक है। पर टाइम निकालो ना पहले यार, टाइम तो यार ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले टाइम निकालो, मेरी मानो तो। और जो 14.1 है उन्होंने कुछ नहीं किया है, 14 के बराबर कर दिया जस्ट, ठीक है। तो ये वो होगी v आपकी जस्ट थ्रो करते वक्त। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, या फिर मेजॉरिटी चीज़ें तो समझ में आई होंगी। फ्री फॉल समझ लेना भाई, न्यूमेरिकल कर लेना थोड़े बहुत जितने कराए हैं, इनको भली दिल से कर लेना भाई, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया बाद में, ठीक है। दिल से कर लेना, एक बार कॉपी में खुद खोल के लिख के कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर में ग्रेविटेशन के इस चैप्टर के। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर आपसे, ठीक है। और सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।